then this factor comes to the power of equilibrium constant. This factor comes to the power of equilibrium constant. ठीक है, फिर से सुनिए बेटा, क्या है पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं आज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस किस पे डिपेंड करता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, जो पहला फैक्टर हमने पढ़ा है। और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन आपका या रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर हमने दूसरा पॉइंट ये कहा है बैलेंसिंग पे भी डिपेंड करता है, जिसे स्टोइशियोमेट्री कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टोइशियोमेट्री पे कैसे डिपेंड करता है, अगर किसी इक्वेशन को किसी एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कोफिशिएंट स्टोइशियोमेट्री का जो कोफिशिएंट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में पहुंच जाएगा। जैसे हम एग्जांपल से समझाते हैं क्या है बच्चों। सपोज ये इक्वेशन गिवन है, सपोज ये इक्वेशन है SO3, ये टूट रहा है SO2 प्लस हाफ O2 में, और क्वेश्चन में ये कहा है इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सपोज थोड़ी देर के लिए वैल्यू ले रहे हैं 9 है, ठीक है, वट एवर द यूनिट, वैसे इसके यूनिट आएगी सॉल्व करके 9 एटमॉस्फेयर रेज़ टू द पावर हाफ। फिलहाल इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 9 है, ठीक है, अभी हम वैल्यू से मतलब है। तो उन्होंने कहा है इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। तो बच्चों अगर इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो ये हमारी हो गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन। अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो ट्वाइस ये हो जाएगा, ये भी ट्वाइस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, मतलब ये आ रहा है। तो जिस भी कोफिशिएंट से मैंने मल्टीप्लाई किया है वो इसकी पावर में चला जाएगा, और जैसे ये पावर में जाएगा तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 81, और यूनिट इसकी एटमॉस्फेयर हो जाएगी, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर का हाफ का स्क्वायर हुआ है तो यूनिट एटमॉस्फेयर हो जाएगी। आई होप सो। कोई डाउट? ये देखो बेटा, ये जो इक्वेशन आपकी थी, अभी वैसे लिखाऊंगा ये इक्वेशन थी, इसमें ये दोनों प्रोडक्ट हैं और ये रिएक्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो इसकी यूनिट और इसकी यूनिट तो कैंसिल हो गई, और इसकी यूनिट क्या है, पावर हाफ है, तो वो पावर में थी कोफिशिएंट, ठीक है। कोई डाउट? तो ऐसे अगर कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो आप उसको इसमें चेंज करेंगे, ठीक। अगला लिखते हैं फैक्टर, एक हुआ टेम्परेचर, एक हुआ आपका स्टोइशियोमेट्री, तीसरा हम कह देते हैं रिप्रेजेंटेशन। बेटा तीसरा लिखिए रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन? रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है बच्चों? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन? अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखी है बेटा, लेट्स सपोज नाम से लिख ले रहे हैं N2O4 टूट के दे रहा था ट्वाइस NO2, ठीक है बेटा, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सपोज थोड़ी देर के लिए 4 गिवन है, ठीक है, 4 वॉट एवर द यूनिट, Kc है तो कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर लिखना चाहिए, प्रेशर होगा तो एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये 4 लिखिए। अब उन्होंने कहा नहीं भाई हमें तो इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए। अगर मैंने रिएक्शन को रिवर्स किया है तो रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब कि रिएक्टेंट में कौन है, प्रोडक्ट में कौन है। अगर किसी इक्वेशन को रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवर्स। यानी इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/4 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा वो देखते हैं, ये पूछा है। तो जैसे हमने पिछली बार कहा था, इसे एज इट इज रहने दीजिए, यानी ये आपको निकालना है, ये आप ऐसे ही रहने दीजिए N2O4 अपॉन NO2 स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन का जरा कांस्टेंट का फॉर्मूला लिख के देखिए बच्चों। इसके कांस्टेंट का फॉर्मूला आपका आएगा NO2 स्क्वायर अपॉन N2O4, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर मैं इनका इनवर्स कर दूं, टेकिंग इनवर्स बोथ साइड, तो क्या होगा? तो क्या होगा, ये राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो जाएंगी, और अगर राइट हैंड सेम है तो लेफ्ट भी सेम होंगी। तो मैंने इसका इनवर्स किया तो ये हो गया 1/Kc, इसका इनवर्स आ गया N2O4 और ये हो गया NO2 स्क्वायर। अब
बच्चे देख, ये राइट हैंड साइड एकदम सेम आ गई ना, तो लेफ्ट हैंड भी सेम होंगी। इसका मतलब ये जो केसी डैश है ये किसके इक्वल है, 1/kc, और केसी की वैल्यू जो है यहाँ रख दीजिए आप, 4 वैल्यू है तो 1/4 आ गया। तो जैसे मैंने पिछली बार समझाया था, लेकिन लिखाते समय सिर्फ पॉइंट में लिखाया था, ऐसे ही इस बार ही बच्चों समझाते समय मैंने पूरा फॉर्मूला लिख के समझा रहा हूँ, इन्वर्स करके समझा रहा हूँ। लेकिन कॉपी में आपको सिर्फ इतना ही लिखाऊंगा कि अगर कभी रिएक्शन ने रिवर्ट कर दिया है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दिया है, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दिया है, तो केसी की वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी। मतलब केसी अगर सपोज 4/1 था तो नया वाला केसी 1/4 हो गया। केसी अगर 3/2 था तो अब केसी 2/3 होगा। बोलो क्लियर है? तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है। ठीक है, लिखें पॉइंट करके, इफ अ रिएक्शन इज रिवर्स, इफ अ रिएक्शन इज रिवर्स, अगर कोई रिएक्शन रिवर्स कर देंगे, इफ अ रिएक्शन इज रिवर्स, then value of equilibrium constant will be inversed। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करने का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की जगह लिख दिया, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट की जगह, उसको हम रिवर्ट कहना चाह रहे हैं। इफ अ रिएक्शन इज रिवर्स देन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इन्वर्टेड। एक एग्जांपल लिख लीजिए, और आप चाहो तो पूरा लिखिएगा, चाहे तो जस्ट एग्जांपल। ये अगर इक्वेशन है N2O4 से ट्वाइस NO2 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 गिवन है, तो बेटा इसके अपोजिट इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो इसके अगर अपोजिट लिखी है तो आपको ध्यान रखना है 1 कर दीजिए, 4 की जगह 1/4। कैसे आया है वो अगर आप समझना चाहते हैं तो बेटा पहले किसी एक इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा, दूसरी इक्वेशन को उसके बराबर लाने के लिए इन्वर्स करना पड़ा। इन्वर्स करते ही राइट हैंड साइड बराबर आ गई बच्चों, और अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड भी बराबर होंगे। ठीक है, डन, मिटा दूं बेटा। इसका मतलब आपको अब ये क्लियर है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, सॉरी प्रेशर पे तो करता ही नहीं, बैलेंसिंग पे कैसे करता है, और रिप्रेजेंटेशन यानी फॉरवर्ड गिवन और बैकवर्ड का पूछा है तो वो निकाल लें। इज इट क्लियर? ठीक है, चौथा फैक्टर है यूनिट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिट्स पे भी डिपेंड करता है। हायर लेवल पे ये 3 तरह का होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, 3 अलग अलग यूनिट्स में शो करते हैं। आपके लेवल में 2 यूनिट्स हैं, एक है Kc और एक है Kp। तो ये आपके लेवल पे 2 यूनिट्स हैं। ठीक है, और आपके लेवल में पूछा भी बहुत जाता है Kp और Kc में क्या रिलेशन है, मतलब अगर एक की यूनिट पता है तो दूसरे की वैल्यू निकालो, Kc पता है Kp बताओ, तो वो हमें अभी डिराइव भी करना है। ठीक है, तो यूनिट्स में लिखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड, equilibrium constant can be represented in terms of concentration, pressure, concentration, pressure, और बेटा मैं तीसरा लिखा दे रहा हूं, भले ही आपसे कोई ज्यादा नहीं पूछेगा, एंड मोल फ्रैक्शन। 3 तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट होता है, एक कंसंट्रेशन, एक प्रेशर, और एक मोल फ्रैक्शन। कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इन 3 पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक, एक का नाम Kp है, एक का Kc है और एक Kx है। ठीक, एक पॉइंट और लिखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मे और मे नॉट हैव ए यूनिट। हो सकता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट हो और हो सकता है ना भी हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मे और मे नॉट हैव अ यूनिट। बेटा यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मे और मे नॉट हैव ए यूनिट। बच्चों क्यों कहा हमने मे और मे नॉट हैव ए यूनिट?
ये तो डिपेंड करेगा उसकी बैलेंसिंग क्या है, मतलब रिएक्टेंट की तरफ कितने मोल्स हैं, प्रोडक्ट की तरफ। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर हैं तो कैंसिल आउट, यूनिट लेस। नहीं आया समझ में? देखिए मैंने ये कहा है कि सपोज ये इक्वेशन है, लेट सपोज H2 + Cl2 = 2 HCl। अब मैं इसका कहूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखो, तो आप Kc का फॉर्मूला लिखेंगे HCl⁻² अपॉन H2 एंड अपॉन Cl2। लेकिन अब आप ध्यान से देखो, आप अगर ऊपर यूनिट्स लिखोगे तो क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ की यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर, लेकिन स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये मोल पर लीटर का स्क्वायर होगा। और बेटा नीचे भी तो मोल पर लीटर 2 बार ही है, तो ये भी एक तरीके से मोल पर लीटर का स्क्वायर है, तो ये और ये कैंसिल आउट, ये तो यूनिट लेस हो गया। तो जिस भी केस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर हैं तो यूनिट लेस है, ठीक है। अदरवाइज क्या यूनिट आएगी, अदरवाइज तो एक कॉमन सेंस लगाइए बेटा, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था, ये लिखा है PCl5 टूट रहा है PCl3 और Cl2 में, तो एक कॉमन सेंस लगाइए, इसकी यूनिट कैंसिल हो गई, समझ में आया? थोड़ी देर पहले SO2 वाले केस में मैंने दिखाया था, तो इन दोनों की यूनिट 1 1 कैंसिल हो गई, एक ही तो बचा, ये आंसर आ गया। तो हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे Kc का, एक्टिव मास ऑफ PCl3 मल्टीप्लाइड बाई एक्टिव मास ऑफ Cl2 डिवाइड बाई एक्टिव मास ऑफ PCl5, और अगर यूनिट लिख रहे हैं मोल पर लीटर अपॉन में मोल पर लीटर, और सबकी पावर 1 है, तो बेटा एक कैंसिल हो गया, एक ही तो बचा है ना। तो अगली बार से पूरा ना करना पड़े तो एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, क्या, हम डायरेक्ट लिखें Kc की यूनिट लिखें हम मोल पर लीटर रेज टू द पावर, बेटा कोई बच्चा बताएगा क्या आना चाहिए, रेज टू द पावर डेल्टा एन। व्हाट इज डेल्टा एन हियर, यहाँ डेल्टा एन क्या है, दैट इज एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एक्टिव मासेस क्या गया, सॉरी, बैलेंसिंग या स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। जैसे यहाँ प्रोडक्ट में कितने कोफिशिएंट है बेटा, 2, 1 + 1 2, और यहाँ कितने हैं, 1, तो 2 में से 1 गया, 1 ही बचा, तो इसकी पावर 1 हो गई, देखो यही आंसर आ गया। इस केस में देखिए इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 0 हो गया, समथिंग रेज़ टू पावर 0 यानी यूनिट लेस हो गया। बोलो आया समझ में? तो पॉइंट करके लिख लीजिए। आपने लिखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट may or may not have a unit, it depends on डेल्टा एन। ये किस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा एन। डेल्टा एन के ब्रैकेट में लिख लीजिए क्या है, डेल्टा एन क्या है बेटा, डिफरेंस इन, नहीं एक्टिव मास नहीं कहना चाहिए, सॉरी, डिफरेंस इन कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, डिफरेंस इन कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, डिफरेंस इन कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ठीक है बच्चों। अच्छा, यूनिट के लिए आप लिखेंगे अब कि अगर Kc है तो आप लिखेंगे कंसंट्रेशन या मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर डेल्टा एन, और अगर Kp है तो एटमॉस्फेयर रेज टू द पावर डेल्टा एन, ठीक है। एक बारी Kc, एक बारी Kp, ठीक है, मिटा दो, डन। तो आपको डेल्टा एन ध्यान रखना है और डेल्टा एन के हिसाब से यूनिट्स आ जाएंगे। अगली हेडिंग यही जो चल रही है, ये इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। इन दोनों में क्या रिलेशन है, Kp और Kc में, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो बेटा या तो डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, 2 लाइनों का डेरिवेशन है वैसे तो, Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज़ टू पावर डेल्टा एन, ये है फाइनल आंसर, ठीक है। Kp किसके इक्वल होता है, Kc मल्टीप्लाइड बाई RT, और डेल्टा एन अभी हमने जो लिखा था वही है। फिर भी एक बार प्रूफ दिखा देते हैं। मान लीजिए बेटा ये इक्वेशन है A से B और ये कोई कोफिशिएंट है B और A, तो बेटा आपको ये याद होगा कि Kp का फॉर्मूला कैसे लिखते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज़ टू द पावर B अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज़ टू द पावर A, ठीक है। ये Kp का फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर। अब मैंने जानबूझ के Kp को लिखा है
क्योंकि केसी के साथ टर्म्स दिख जाएंगे। अब ये इक्वेशन हमें मालूम है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होती है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो P इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। व्हाट इज एन अपॉन वी? मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन। तो जहां भी प्रेशर है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन इनटू आरटी। यहां तक समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो यहां प्रेशर लिखा था, और बेटा क्योंकि ये प्रेशर ऑफ बी था तो कंसंट्रेशन हम किसकी लिख रहे हैं? ये कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये साइन कंसंट्रेशन का ही है, और साथ में आरटी भी आएगा, और ऑब्वियसली तीनों की पावर बी आएगी। तो मैंने इन दोनों को ऐसे करके लिख दिया। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने प्रेशर ऑफ बी की जगह क्या लिखा है? कंसंट्रेशन ऑफ बी, और आर इंटू टी, प्रेशर की जगह ये दोनों टर्म लिखे हैं। ऐसे बेटा नीचे आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए आ गया और आर टी की पावर ए आ गया। एंड इट इज अ कॉमन सेंस, आर टी कॉन्स्टेंट है, एक जैसे ही रहेंगे तो इनको एक ही साथ लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा केपी चल रहा है, राइट हैंड साइड हमारा आ गया बी रेस टू पावर बी, ए रेस टू पावर ए, और आर टी रेस टू पावर बी माइनस ए। ठीक है, अगेन हैव ए लुक, बी रेस टू पावर बी, ए रेस टू पावर ए, केसी, यही तो था, तो इसकी जगह केसी आ गया। और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल्स को अभी हमने लिखा है, हम डेल्टा एन कहते हैं। तो अगला स्टेप ये आ गया। इज इट क्लियर? तो केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेस पावर डेल्टा। ठीक है, तो ये रिलेशन लिख लीजिए, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेस पावर डेल्टा एन। क्लियर है बच्चों? बच्चों यहां से आपको तीन रिलेशन समझ में आ जाएंगे, आई होप सो आ ही रहे होंगे। अगर मैं डेल्टा एन जीरो कर दूं, अगर इसमें डेल्टा एन जीरो हो जाए, आई होप सो, वेरी गुड, केपी इज इक्वल टू केसी हो जाएगा। डन। अगर डेल्टा एन पॉजिटिव हो जाए, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा हो रिएक्टेंट से, तो बेटा अगर डेल्टा एन पॉजिटिव हो जाएगा यानी प्रोडक्ट के नंबर ज्यादा हो जाए रिएक्टेंट से, तो बेटा डेल्टा एन पॉजिटिव आया है, देखिए, यानी इस टर्म को कुछ पावर में 1 2 3 कुछ भी है, तो ये टर्म होल नंबर में ही आएगा, 1 से ज्यादा ही आएगा, 0 तो आएगा नहीं, तो उसकी पावर और ज्यादा होगी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स ये टर्म छोटा है, तो केसी इज लेस देन केपी। डन। और इसका उल्टा, अगर डेल्टा एन नेगेटिव कर दूं, रिएक्टेंट ज्यादा कर दूं, तो ऑब्वियसली केपी कम हो गया, केसी ज्यादा हो गया। क्लियर है? मिटा दो। बेटा ऐसे एक वर्ड है विच इज टर्म्ड एज रिएक्शन कोएफिशिएंट, वो भी याद रखना है हमें। ठीक है, लेकिन अभी रुक जाओ, अभी अभी पहले ये टर्म खत्म कर लें। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस किस पे डिपेंड करता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था? एक रेशियो था, किस किस का रेशियो था बेटा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का। फिर हमने क्या पढ़ा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड नहीं करता? इनर्ट गैस, कैटलिस्ट, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे करता है, बैलेंसिंग पे करता है। बैलेंसिंग बहुत अच्छी बात है कि बैलेंसिंग पे डिपेंड करता है। क्यों?
एग्जामिनर की मजबूरी ये है, जब अब उसे जो भी क्वेश्चन पूछना होगा वो बैलेंस करके देगा। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे ने बैलेंसिंग अलग ली तो उसका आंसर अलग आएगा। तो अब एग्जामिनर बैलेंस इक्वेशन आपको देगा और बता के देगा ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन बदलने पे भी आंसर बदलता है। एंड फॉलोड बाई चौथा फैक्टर आपका कि यूनिट क्या लिया आपने। यूनिट में आपने प्रेशर लिया है, कंसंट्रेशन लिया है या मोल फ्रैक्शन लिया है, तो उस पर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है। केपी और केसी में रिलेशन था जो आपने देख ही लिया, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी रेज़ टू पावर डेल्टा। अब पॉइंट आया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, फायदा क्या है अगर हमें किसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता लग गया तो क्या पता लगा। तो बच्चों जितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होता है उतना प्रोडक्ट ज्यादा बन जाता है इक्विलिब्रियम पे। फिर से सुनिए क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली इसी चीज का रेशियो तो है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर देयर कोफिशिएंट। तो अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है इसका मतलब ये चीज ज्यादा है, ये चीज कम है। तो जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई वैल्यू में आता है दैट मींस उस रिएक्शन में प्रोडक्ट हमें ज्यादा मिल जाएंगे, या जब तक इक्विलिब्रियम आएगा तो प्रोडक्ट ज्यादा अवेलेबल होंगे। और अगर केसी की वैल्यू बहुत कम आती है दैट मींस रिएक्शन शुरू होते ही इक्विलिब्रियम आ गया, इधर रिएक्शन शुरू हुई उधर इक्विलिब्रियम तैयार। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा है तभी तो ये आंसर कम आ रहा, रिएक्टेंट ज्यादा है थोड़ा सा प्रोडक्ट बना इक्विलिब्रियम आ गया। इज इट क्लियर? तो केसी जब भी ज्यादा होगा तो वो रिएक्शन चलेंगी नहीं, या ये कहें स्टार्ट होते ही इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगी। और अगर केसी बहुत ज्यादा है, सॉरी मैं कम के लिए कहना था, केसी अगर ज्यादा है मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा है, मतलब रिएक्शन मोर कंप्लीटेड टुवर्ड्स दिस वन। 100 मोल लिए 99 इधर चले गए तब इक्विलिब्रियम आया। और अगर केसी बहुत कम है तो 100 लिए थे एक ही टूटा, 99 अभी के अभी बचे हैं तभी इक्विलिब्रियम आएगा। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा? मोर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिग्निफाइज, क्या बताता है? मोर द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, या मोर द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। मोर वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिग्निफाइज मोर द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, और more concentration of product at equilibrium, उतना ही प्रोडक्ट ज्यादा है। एंड ऑब्वियसली इसका वाइसी वर्सा आपको पता ही है। वाइसी वर्सा क्या हुआ कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है मतलब रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, मतलब रिएक्शन शुरू होते ही इक्विलिब्रियम पे आ गए। अच्छा बच्चों ऑनलाइन में जितने बैठे हैं अभी प्लीज टेल मी, क्या आप लोगों को 5 to 6 कुछ बच्चों को सूट करता है टाइम या नहीं? पहले देख लेते हैं कितने बच्चे हैं उसके बाद ही हम करेंगे। इस समय है यस सर। सात्विक करता है आपको, श्रेया? नो सर। 5 to 6 बिजी हैं आप? यस सर, मैथ्स क्लास है। मैथ्स की क्लास है। अक्षत बेटा आप? अक्षत अटेंडेंस लगा के चले गए हो क्या? अक्षत बोलो। 5 to 6 सूट करता है। अच्छा आपने कुछ टाइप किया मुझे देख नहीं रहा। अच्छा माइक नहीं चल रहा आपका। और वंशिका एंड विजय बेटा आप लोग भी बताओ। सर सूट करता है। क्या सर सूट करता है। अच्छा सूट करता है। ये अक्षत ने कुछ लिखा होगा शायद, तो इसका मैसेज दिख रहा है मुझे शायद। अब मैसेज कहाँ ढूंढूं यार इसका, ये भी है ना, माइक इसका बंद हो रहा है क्या? अच्छा सर दिस टाइमिंग इज गुड ये कह रहे हैं। चलो मैं एक आध दिन देख, एक्चुअली क्या हो रहा था इस टाइमिंग में थोड़ा बहुत लेट हो रहे थे, और 5 to 6 में मेरा 4 to 5 यही बैच है तो 5 to 6 भी यही हो जाएगा। और हर साल 5 to 6 ही केमिस्ट्री चलती थी इसलिए मैं चाह रहा था। चलो कल और सोच के मुझे बताइएगा आप लोग भी, और मैं भी वर्कआउट करूंगा, नहीं तो 2 to 3 तो चल ही रहा है। ठीक है बेटा, हैव ए नाइस डे। सर ये टाइम सही